न्यूजीलैंड की सीरीज़ के 2 मैचेस रह गए और पाकिस्तान को चाहिए कि इन दोनों मैचेज़ों में फ़खर जमान को फुल मौका दिया जाए, इमाद वसीम को भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये सीरीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड और ट्राइंग और टेस्टिंग वाली सीरीज़ है। तो इसमें अब और 2 मैचेस रह गए, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो फ़खर को एक वेल डिफाइंड रोल भी दे गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि फ़खर जिसके लेबर का खिलाड़ी है उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। जब वो इनिंग्स खेलते हैं उनकी आंकड़े जो है वो इस तरह शायद नहीं होंगे जिस तरह बाकी बैटर्स के हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो स्टेट चेजर्स नहीं है ना, स्टेट्स चेजर वो बिल्कुल नहीं है। और वो जब भारी खेलते हैं ना जनाब, वो फिर इम्पैक्टफुल भारी खेलता है, उसके रन्स में इम्पैक्टफुलनेस नज़र आता है। चंद पारियों की मैं बात करता हूँ तो आपको खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़खर किस कैलिबर का खिलाड़ी है। वैसे भी इट इज़ अनडिनाइबल हाउ वेल ही प्लेज, particularly when it comes to muscling the ball, when it comes to hitting the ball. So he is for this particular role, he is for this specific role in the team, and he knows how to muscle the ball, how to hit long sixes. और ये फॉर्मेट T20 का भी ऐसा है कि जिसमें आपको आना है, यू हैव टू कम एंड गो एंड स्मैक इट ऑल अराउंड द ग्राउंड. सो दिस इज how it plays, it is played thing, और फ़खर इज़ नोन फॉर दैट. 2017 में जिस तरह से इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल में वो सेंचुरी मारी थी, तो एकदम बैटिंग पाकिस्तान ने उस फाइनल में जिस तरह से रौब जमाया था ड्यू टू फ़खर जमान, तो कौन बोल सकता है. और दूसरी बात कि ही इज़ दी ओनली डबल सेंचुरियन इन यूएस साइड जिसने ओडीआई में डबल सेंचुरी की हो. और तीसरी बात अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दैट 193 रन. सो यू नो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. और फिर रिसेंटली जब पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डल नज़र आ रही थी 2023 के वर्ल्ड कप में, तो वही फ़खर थे जिसको आपने ड्रॉप किया था, फिर आप उसको लेके आए और फिर यू वेंट ऑन टू chase 400 plus target. It was on the DLS method, but the way Fahar was going by the time it rained, so it looked like that Pakistan might chase that total. बेंगलोर का पिच था और फ़खर के जो मसल्स है बेंगलोर के पिच पे, इस तरह का अगर इस तरह का ग्राउंड इस कैलिबर के खिलाड़ी को मिल जाए तो फिर यू नो, तो इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वाज़ी नहीं कि आप उसको न शामिल करें, और दूसरी बात उसको आप एक वेल डिफाइंड और एक डेफिनेट रोल दें. ही इज़ एन ओपनर अनफॉर्चुनेटली विच डज नॉट सीम टू हैपन इन द फ्यूचर एज इट हैज़न्ट हैपन फॉर ईयर्स नाउ. और फिर वो 1 डाउन पर आए थे, 1 डाउन पर उसने वो इस नंबर के साथ उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन फिर अब अनफॉर्चुनेट सा है कि अब उस मेरे ख्याल से उसे 1 डाउन का पोजीशन भी छीन लिया गया है T20 में. तो ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादती है, और इस तरह के प्लेयर को आपने यूटिलाइज़ करना है, आपने उनसे बेस्ट जो उनका पोटेंशियल है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम, जो हम नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली. मैं कहूँगा इट इज़ द ब्रेनलेसनेस ऑफ द मैनेजरियल सर्विसेज के द मैनेजरियल सर्विसेज हैज़ badly failed to extract what Fahar Zaman is capable of. तो मेरे ख्याल से we still have some time before going into the World Cup, or we have to decide Fahar position. We have to decide Fahar's position World Cup में, क्योंकि he is the only guy whom I truly trust that he can hit the ball all around the ground. You know, अगर आप उसको ट्रेन करें या ना करें, he doesn't need any kind of training to hit sixes. He has built his biceps, he has built his muscles to hit sixes. He is known for that role. तो अब मेरे ख्याल से ये फैसला मैनेजरियल सर्विसेज PCB ने करना है और फ़खर जमान को. और आखिरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि फ़खर इज़ नॉट काइंड ऑफ प्लेयर whom you judge on his stats, on his recent form, but the magnitude of the talent that he possesses something, you know, बहुत शानदार है. वो 2-3 पारियों में तो नाकाम होगा, लेकिन जब वो खेलता है ना तो इम्पैक्टफुल, फिर मतलब अपोजिशन को उड़ा ही देता है. सो इस लिहाज से आई थिंक उनको डोंट जज हिम ऑन सोली ऑन द टेम्पररी फॉर्म दैट ही इज़ गोइंग थ्रू. गिव हिम चांसेस, कंसिस्टेंट चांसेस, और फिर देखे कि वो क्या करता है.